अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर पीरा की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आज उस सिलसिले का 12th लेक्चर है। ठीक है जी। और ये लेक्चर किस चीज का है? दिस इज पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट 2024। ठीक है, पीरा एक्ट 2024, पीरा एक्ट 2024। आज हम लोग इसका चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 में क्या है जी? एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, एनफोर्समेंट कैसे होगी और रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि दूसरे इदारों के साथ जो है वो आपके मामलात को किस तरह से चलेंगे। तो अथॉरिटी टू बी लीड रेगुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमें पता है कि ये जो इदारा है पीरा, ये तो पीरा एक्ट 2024 का रेगुलेटर तो है ही है, सही है। लेकिन कुछ और भी जो है स्केजुअल लॉज हैं इसके। मिसाल के तौर पे लैंड रेवेन्यू एक्ट है, ठीक है, टेनेंसी एक्ट है, इसी तरह से होर्डिंग से रिलेटेड एक्ट है, प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड एक्ट है, कॉलोनी से रिलेटेड एक्ट है। तो ये सारे के सारे बच्चों जो एक्ट्स हैं, प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड भी है, तो ये जो सारे के सारे एक्ट हैं, उन हर एक्ट के अंदर भी जो है उनके पास एक पूरा रेगुलेटरी सेटअप मौजूद है। यानी उनके अपने इंस्पेक्टर्स हैं, उनके अपने जो है वो ऑफिसर्स हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर कोई शख्स प्राइस में जो है वो इशू कर रहा है, ओवर प्राइसिंग कर रहा है, ठीक है, कोई शख्स जो है वो पब्लिक लैंड के ऊपर कॉलोनी बना देता है या कोई कॉलोनी बनाता है तो उसको रेगुलराइज नहीं करवाता या कोई और इस तरह का काम करता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या वो एक्शन लेंगे या पीरा एक्शन लेगा? ठीक है, या इसी तरह से इससे पहले अगर आपको पता हो कि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स मौजूद हैं, ठीक है, तो क्या प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर लेंगे, जो भी ऑर्डर है वो देंगे या एक्शन लेंगे, या जो है वो पीरा एक्शन लेगा? तो आज हम जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो जवाब यहाँ से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अथॉरिटी टू बी लीड रेगुलेटर, तो यहाँ पर उसने कहा है कि इसके पास अथॉरिटी होगी कि ये लीड रेगुलेटर होगा। अथॉरिटी टू बी लीड रेगुलेटर, रेगुलेटर तो है और लीड करेगा ये बाकियों को भी। कैसे जी? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, कहता अगर बाकी किसी लॉ में कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको नजरअंदाज करते हुए, वेयर देयर एग्जिस्ट अ रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर स्केजुअल लॉज, द अथॉरिटी शैल आल्सो डीम टू बी द लीड रेगुलेटर। तो पीरा जो है वो लीड रेगुलेटर होगी। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी ये कहा था कि पीरा जो है वो बड़ी स्ट्रांग अथॉरिटी बनाने के लिए जा रहे हैं, और ये जो एसडीओ की जॉब होगी ये कोई आम जॉब नहीं होगी। बाकी इदारों के अंदर जो ग्रेड 18 की जॉब्स हैं उससे ज्यादा स्ट्रांग होगी। एंड द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर स्केजुअल लॉज शेल बी द सेकेंडरी रेगुलेटर। तो बाकी जो स्केजुअल लॉज के अंदर जितनी भी एजेंसीज या अथॉरिटीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं ना, वो सेकेंडरी रेगुलेटर होंगे। एंड शैल एक्सरसाइज एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी डेफरेंस टू द लीड रेगुलेटर। और फिर वो क्या करेंगे? वो रेगुलेटरी डेफरेंस, डेफरेंस से मुराद होता है ऑनर। ठीक है, वो ऑनर करेंगे किसको? लीड रेगुलेटर को। लीड रेगुलेटर यहाँ पे कौन है? पीरा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी जगह पे है कोई एक्शन लेना है तो उसमें क्या है, जो भी बात पीरा की तरफ से कही जाएगी उसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डेजिग्नेट द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर स्केजुअल लॉज टू बी द लीड रेगुलेटर इंस्टेड ऑफ द अथॉरिटी इफ नेसेसिटेटेड ड्यू टू एक्सपीडियंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन अगर कहीं किसी जगह पे एक्सपीडियंसी यानी किसी काम को जल्दी जल्दी करना है, सही है, या कोई पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो वहां पर लीड रेगुलेटर जो है किसी और को भी बनाया जा सकता है। अदरवाइज लीड रेगुलेटर कौन होगा जी? वो पीरा ही होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रेगुलेटरी पावर्स एंड फंक्शंस दैट वेस्ट इन द लोकल गवर्नमेंट्स द अथॉरिटी शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द लीड रेगुलेटर until the concerned local government assigns its powers and functions to such extent and on such terms and conditions as may be mutually agreed। उसने कहा है, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, ये जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं इनके सारे के सारे इख्तियारात जो है उनके अंदर आपको लीड रेगुलेटर का दर्जा हासिल नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनके कुछ इख्तियारात जो है वो आपको दे सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके सारे इख्तियारात पीरा के पास मौजूद नहीं है। यहाँ पे उसने कुछ एक्सप्लेनेशन बताई हुई है। ठीक है, ये क्या है जी? वेयर द अथॉरिटी इज द लीड रेगुलेटर और वेयर द रेगुलेटरी बॉडी और एजेंसी अंडर स्केजुअल लॉज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज lead regulator as the case may be, the secondary regulator will not be permitted to take concurrent cognizance of the same violation। concurrent होता है यके बाद दीगरे, ठीक है, बैक वक्त भी कहते हैं इसको, बैक वक्त, एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं है कि अगर लीड रेगुलेटर ने कोई किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया, मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो इंक्रोचमेंट कर रहा था, ठीक है, तो आपने उसके ऊपर एक्शन ले लिया, सही है, आपने जो है उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी, उसको सील कर दिया, उसको ईपीओ इशू कर दिया,
तो या उसको फाइन कर दिया, तो अब ऑन दी अदर साइड जो तहसीलदार है, ऐसा नहीं है कि वो भी आएगा और आके इसके ऊपर एक्शन ले लेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर लीड रेगुलेटर आप हैं, इसी तरह से मार्केट, अगर आपने किसी के ऊपर प्राइस के ऊपर जो है वो किसी को फाइन किया है, तो ऐसा नहीं है कि उसी वक्त जो है वो मार्केट कमेटी से कोई इंस्पेक्टर आ जाता है, इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी, वो भी प्राइसेस को देखते हैं, तो वो आके जो है वो भी फाइन कर दे, या आप सेम जगह पे खड़े हों और आपके फाइन के से पहले वो फाइन कर दे, या आपके फाइन के ऊपर फाइन कर दे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आपको जो है उन्होंने क्या बनाया है, आपको लीड रेगुलेटर की पावर दी है कि आप रेगुलेशन के अंदर क्या करेंगे, आप लीड करेंगे, ठीक है। आप लीड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हैं। अच्छा भाई बच्चों, सेक्शन 2 है, सेक्शन 54 का सब सेक्शन 2 है, विदाउट प्रेजुडिस टू सब सेक्शन 1। अच्छा बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि पहले वाले सेक्शन को मुतासर किए बगैर यहाँ पे जो भी कहा जाता है ना, उससे पहला सेक्शन मुतासर नहीं होगा। The authority and the regulatory body or agency under schedule laws may enter into a memorandum of understanding। वो कहते हैं कि आप जो है बाकी जो स्केड्यूल लॉ की जो अथॉरिटीज है ना, उनके साथ अब क्या करें, उनके साथ एमओयू साइन कर लें और अदर अरेंजमेंट या कोई और जो है एग्रीमेंट उनके साथ कर दें फॉर इस्टेब्लिशिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड फंक्शन। और आप ये डिसाइड कर लें कि कौन कौन सी पावर्स आप एक्सरसाइज करेंगे, कौन कौन सी पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करेंगे बिटवीन देमसेल्व्स एंड फॉर बेटर एंड मोर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, ठीक है, ताकि आपस में जो है वो कोई किसी किस्म का कोई क्लैश ना आए। तो ये ज्यादा बेहतर है कि आप आपस में एमओयू साइन कर लें और उसमें आप डिसाइड कर लें कि कौन कौन सी पावर वो एक्सरसाइज करेंगे, कौन कौन सी पावर जो है वो आप एक्सरसाइज करेंगे, या आप एरिया भी डिसाइड कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, जो भी आपको बेहतर लगे। 55 में देख लें जी, डायरेक्टिव बाय द गवर्नमेंट। The government may, as and when it considers necessary, issues public policy directives to the authority। Policy directives भी आपको दे सकती है, not inconsistent with the act or any other law for the time being in force। लेकिन जो भी डायरेक्टिव्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं, वो आपके एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं होंगी, यानी आपके एक्ट के खिलाफ नहीं होंगी, आपके एक्ट के मुतसादिम नहीं होंगी, ठीक है। वो आपके एक्ट के मुताबिक ही होंगी, बिल्कुल उसी तरह जिसका आपका जो एक्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम नहीं हो सकता, उसके खिलाफ नहीं हो सकता। इसी तरह से जो डायरेक्शंस दी जाएंगी, जो डायरेक्टिव्स होंगे, वो क्या होंगे, वो आपके एक्ट के मुताबिक होंगे। फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड द अथॉरिटी शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्टिव। अब उसने ये कहा है कि ये तो जो आपको एक्ट बता दिया गया, ये सारे का सारा एक्ट यही नहीं है, ठीक है। सब कुछ यही नहीं है जो आपने करना है, इसके अलावा बहुत सारी डायरेक्शंस जो हैं वो टाइम टू टाइम वक्त के साथ साथ आपको दी जाएंगी, ठीक है, और आपने उसके ऊपर मनोन अमल करना है। उसके बाद सेक्शन 56 कहता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ जो है वो आप एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे। Every department shall promptly share with the authority all information and documents that the authority has requested to provide it for the effective exercise of its powers and performance of its functions under the Act, and which information and documents are in possession of such document। उसने कहा है कि each every department को, तमाम डिपार्टमेंट शेयर विद द अथॉरिटी ऑल द इंफॉर्मेशन, अथॉरिटी के साथ वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करेंगे जो कि अथॉरिटी रिक्वेस्ट करेगी, ठीक है, टू प्रोवाइड टू इट फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, अपनी पावर्स को इफेक्टिवली एक्सरसाइज करने के लिए, एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस और अंडर द एक्ट, ठीक है, अंडर द एक्ट अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए जो है उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो तमाम डिपार्टमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एंड विच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर इन पोजेशन ऑफ सच डिपार्टमेंट, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट के पास जो भी इंफॉर्मेशन है, पोजेशन है, जो पीरा को चाहिए होगी, वो सारी की सारी इनको प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि उसको इनकार नहीं कर सकते। सेक्शन 56 का सबसेक्शन 2 है, ये क्या बता रहा है जी, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब ये है एक ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपस में मिला हुआ है, ठीक है। वो एक ऐसी डेटाबेस होगी, एक ऐसी एमआईएस होगी जो कि कोई और डिपार्टमेंट भी यूज कर रहा होगा, आप भी यूज कर रहे होंगे, उसमें आपको क्या करेंगे, वो लिमिटेड एक्सेस दे देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे नादरा की एक्सेस बैंकों को दे दी जाती है, तो वहां से वो वेरिसेस वगैरह निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा रिलेटेड टू द वायलेशन, द ऑब्लिगेशंस टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन इन सबसेक्शन 1 शेल बी रेसिप्रोकेटेड बाय द अथॉरिटी, ठीक है। वायलेशन से रिलेटेड या बाकी चीजों से रिलेटेड क्या होगा, एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, ठीक है। जैसे अब पुलिस ने सिस्टम इंटीग्रेट कर दिया, मिसाल के तौर पर जिस बंदे के ऊपर एफआईआर है, ठीक है, और वो सवेयर किस्म का क्राइम है, उसको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी जो है वो डाल दिया जाता है, उसको वहां से बाहर नहीं जाने दिया जाता, यानी अब आपकी आईडी कार्ड के साथ बहुत सारी चीजें जो है वो लिंक हो गई हैं, ठीक है। तो अब आपने कहीं फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना है तो आपसे पुलिस सर्टिफिकेट मांगते हैं, पुलिस सर्टिफिकेट जब मांगते हैं तो उसके अंदर आपकी एफआईआर आ जाती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ जो है वो
आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अब उन्होंने क्या कर दिया, लिंक कर दिया, यानी कि उन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की आपस में इंटीग्रेशन कर दिया। इसी तरह से जब आप किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर भी हो सकता है कि वो आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपसे रिक्वायर कर ले। ऐसी सिचुएशन में अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है तो अगेन जो बैंक है वो भी उसको जो है वो रिफ्यूज कर देगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है वो उन्होंने बना दिया। और एट द सेम टाइम शैल बी रेसिप्रोकेटेड बाय द अथॉरिटी। इंफॉर्मेशन जो है जिस तरह पीरा जो है वो बाकी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेगी, इसी तरह पीरा जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन देने की भी पाबंद है। ये इंफॉर्मेशन उनको भी देंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनसे इंफॉर्मेशन लेंगे उनको नहीं देंगे। और सेक्शन 56 का सबसेक्शन 3 है, द अथॉरिटी में इंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद एनी अदर बॉडी और एजेंसी फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो अथॉरिटी है किसी भी दूसरी अथॉरिटी के साथ या डिपार्टमेंट के साथ जो है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का मुआहदा कर सकती है, जैसे नादरा के साथ कर सकती है, पुलिस के साथ कर सकती है, एंड असिस्टेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स पावर एंड फंक्शन अंडर द एक्ट। और उनसे असिस्टेंस जो है वो सीख कर सकती है इस अपनी पावर को एक्सरसाइज करने में और इस एक्ट जो है इसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये था जी हमारा सेक्शन नंबर 14। अब जो है वो हम सॉरी चैप्टर 14 था हमारा, अब हम जो है वो चैप्टर नंबर 15 को देखते हैं। ये असिस्टेंस टू अथॉरिटी एंड विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर है। ठीक है, ये विसल ब्लोअर से रिलेटेड है सारे का सारा चैप्टर जी। विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल ब्लोअर वो शख्स होता है जो इदारे का खैर खा है, खैर खा। ये आमतौर पे जो है वो क्या होता है, हमारी सोसाइटी के लोग होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो क्या करते हैं कि अवाम की खैर ख्वाही में पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो है वो हमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सही है। वैसे जो विसल ब्लोअर होना जो है वो बड़ी जो है वो एक अच्छी बात है, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर जो ब्लैकमेलर किस्म के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो विसल ब्लोअर बन जाते हैं। तो इसलिए विसल ब्लोअर्स के बारे में भी जो है वो यहाँ पर ज़ाब्ता इखलाक तैयार करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये होता है कि सरकारी इदारों के अंदर जो है वो ये इस तरह के लोग जो जाके क्या करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, उनकी शिकायतें लगाते हैं और फिर बाद में जाके उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो इसलिए क्या उन्होंने बताया है कि असिस्टेंस टू द अथॉरिटी, कि अथॉरिटी को आपने असिस्ट कैसे करना है, यानी उनको बताना है उनको अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। और विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर आपने कैसे करना है, विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर कहते हैं इंकशाफ को। विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने कोई गलत काम सोसाइटी में होते हुए देखा, आपने देखा कि गवर्नमेंट की कोई लैंड पड़ी हुई है और उसके ऊपर जो है वो कोई कब्जा कर रहा है। ठीक है, और उस पर अपना घर बना रहा है या कोई और चीज बना रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप खामोशी से जाके इदारे को बता देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने विसल ब्लोअर का जो रोल है वो प्ले किया है। तो विसल ब्लोअर जो है वो डिस्क्लोजर किस तरह से करेगा, किस फॉर्म में आपने इंफॉर्मेशन देनी है, ये सारे का सारा हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लस सोसाइटी के ऊपर जो है वो क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं कि वो किस तरह से असिस्ट करेंगी पीरा को। तो सेक्शन 57 देखें, असिस्टेंस टू अथॉरिटी, ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पंजाब पुलिस एंड एवरी पर्सन। ठीक है, और हर बंदा शेल एक्ट इन एड ऑफ द अथॉरिटी एंड रेंडर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटी इन एनी ऑफ इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग इंचार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन। इंचार्ज ऑफ द इन्फोर्समेंट स्टेशन का मतलब कौन है जी, एसडीओ, यानी कि आप लोग। एंड इन्फोर्समेंट स्क्वाड इन डिस्चार्जिंग ऑफ देयर ड्यूटीज। वो कहता है कि किसी भी शख्स को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, चाहे वो मेंबर है, चाहे वो इम्प्लॉई है, चाहे वो एसडीओ है, चाहे वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो चाहे कोई भी अथॉरिटी है, कोई डिपार्टमेंट है, चाहे पंजाब पुलिस है या कोई भी किसी भी कोई भी पुलिस है। ठीक है, तो वो क्या करेगी कि वो इसको इन्फॉर्मेशन देने की पाबंद होगी। ठीक है, अथॉरिटी को असिस्ट करेगी, इसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देगी। अब इसके बाद आ जाता है सेक्शन 58, विसल ब्लोअर्स डिस्क्लोजर। ठीक है, यानी विसल ब्लोअर जो है वो इंकशाफ कैसे करेगा, अपना डिस्क्लोजर किस तरह से बताएगा। एनी पर्सन मेकिंग एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मेक शैल मेक अ पर्सनल डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट he reasonably believes that the information disclosed by him and the allegations contained therein are true in the best of his knowledge and belief and are not disclosed for any personal reason। अब जो शख्स जो है विसल ब्लोअर बन के जा रहा है वो एक पर्सनल डिक्लेरेशन भी देगा। ठीक है, यानी कि वो एक बयान हल्फी भी हो सकता है, वो एक सादा कागज के ऊपर एप्लीकेशन भी हो सकती है, उसके ऊपर उसका अंगूठा लगेगा। ठीक है, उसके ऊपर उसके साइन होंगे, आईडी कार्ड की कॉपी साथ अटैच होगी। यानी वो अपनी तरफ से जो है वो रिटर्न के अंदर डिक्लेरेशन देगा कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है और मेरा उसके साथ कोई जाती तनाज़ा नहीं है। ना ही ऐसा है कि मैंने उसके साथ उससे कोई पैसे मांगे हैं, ना ऐसा है कि मेरी उससे कोई लड़ाई हुई है, ना ऐसा हुआ कि मेरा उसके साथ कोई जो है वो किसी और किस्म का तनाज़ा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ठीक है, वरना अदरवाइज हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि विसल ब्लोअर लोग जो है वो ऐसे नहीं बनते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कोई विसल ब्लोअर नहीं बनता। हमारी सोसाइटी की ये जो है वो ये बड़ी एक खामी है कि यहाँ पर विसल ब्लोअर वही होते हैं जो कि जिनको किसी के साथ खार होती है और वो जाके फिर उसकी कंप्लेन्स करते हैं। सेक्शन 58 का सबसेक्शन 2 देखें, एवरी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर शेल बी मेड।
ठीक है, इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, या तो इन राइटिंग होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी ईमेल वगैरह की जाएगी, टू द अथॉरिटी बोर्ड और हेयरिंग ऑफिसर, अथॉरिटी को, ठीक है, यानी हेड ऑफिस में, बोर्ड को, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात हो रही है, हेयरिंग ऑफिसर एचओ को या सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर को या एनफोर्समेंट ऑफिसर को, इन सच मैनर एंड अकॉर्डेंस बाय द सच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और उसके साथ वो सपोर्टिंग मटेरियल जो है वो लाजमी लगाएगा जो जो प्रिस्क्राइब्ड किया गया, तजवीज किया गया है, जो कि बताया गया है, ठीक है। तो विसल ब्लोअर जो है वो बता तो सकता है, लेकिन उसके साथ पर्सनल डिक्लेरेशन देनी होगी, और ताकि वो कल को मुकर ना जाए कि भाई मैंने तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसके बाद सबसेक्शन 3 का कहता है, नो एक्शन शैल बी टेकन ऑन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इफ द डिस्क्लोजर डज नॉट इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर। यस, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है बड़ा आम है कि लोग जो है वो एनोनिमस कंप्लेन्स कर देते हैं। तो अगर विसल ब्लोअर जो है वो एनोनिमस है, आइडेंटिटी उसने अपनी शो नहीं की है, तो इस तरह से उसके ऊपर किसी किस्म की जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और इफ द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, यानी गलत नाम लिख के उसने कर दिया, किसी मोहल्लेदार मोहल्ले में से किसी और शख्स के नाम लिख के उसने कंप्लेन कर दिया, और वो बाद में उसने कहा कि जी मैंने तो ये कंप्लेन नहीं किया, ये किसी और ने की होगी, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो है वो क्या होगा, जो आपकी कंप्लेंट है, विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर है, उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, उसको साइड पे रख दिया जाएगा, दाखिले दफ्तर कर दिया जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर रिसीव्ड अंडर सेक्शन 2 शेल बी रेफर टू द हेयरिंग ऑफिसर। जो जो भी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर आ गया उसको क्या भेजा जाएगा, एचओ के पास, एंड शेल मेक एन असेसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो ये देखेगा कि इंफॉर्मेशन जो उसने भेजी है क्या वो ठीक है। अगर वो इंफॉर्मेशन ठीक है, और उसको वो चेक करेगा अपॉन असेसमेंट। अब नंबर 5 में क्या कहता है, अपॉन असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 4 इफ द हेयरिंग ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर वारंट फर्दर, ठीक है, दैट द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर वारंट्स फर्दर प्रोब, कि उसको वाकई फर्दर प्रोब करने की जरूरत है, इंक्वायरी करने की जरूरत है, यानी जो डिस्क्लोजर उसने दिया है, जो उसने इंकशाफ किया है, उस पर वाकई जो है वो कोई जान है, और उसको फर्दर इंक्वायरी करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि वाकई उसने जो बताया कि सरकारी जमीन के ऊपर जो है वो कोई चीज बनाई जा रही है, किसी ने बेच दी है या कोई और मामला है, तो क्या वाकई ऐसा है, तो उस पर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या प्रोब जो है वो उस पर स्टार्ट कर देगा। ही शैल रेफर इट टू द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, वो क्या करेगा, केस रेफर करेगा एसडीओ के पास, नॉट लेटर देन 24 आवर्स, ठीक है, जो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करेगा, वो केस एसडीओ को रेफर कर देगा फ्रॉम सच असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन फॉर फर्दर है, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। अब उसके पास अगर एप्लीकेशन आई है, तो ये नहीं है कि 3 3 महीने जनाब वो एप्लीकेशन लेके बैठे रहे और अगलों ने अपना काम कर दिया, ठीक है, तो वो फौरी तौर पर विद इन 24 आवर्स जो है वो एसडीओ को मार्क करेगा, अगर वो काम की है ठीक है, अगर नहीं है तो उसको उधर ही कैंसिल कर देगा। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या करना है, एचओ ने डिसीजन लेना है। अच्छा भाई, रिवॉर्ड एंड पनिश ये क्या है, इफ एनी वायलेशन और ऑफेंस इज सक्सेसफुली डिटेक्टेड। अब जिस पर्सन ने डिस्क्लोजर किया है, विसल ब्लोअर ने, वो वाकई सही था और वाकई वो शख्स जो है वो सरकारी लैंड के ऊपर कोई चीज बना रहा था, या वाकई उस शख्स ने जो है वो जखीरा अंदोजी की हुई थी, और इन्होंने मौके पे जाके पकड़ लिया बाय द अथॉरिटी अंडर द एक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर का मतलब क्या है कि विसल ब्लोअर ने जो, ठीक है, शिकायत लगाने वाले शख्स जो है उसने क्या किया है, जो डिस्क्लोजर किया है, डिस्क्लोजर का मतलब होता है इंकशाफ किया है। द पर्सन हु मेड द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मे बी पेड अ रिवॉर्ड, तो हो सकता है कि उसको रिवॉर्ड भी दिया जाए, ठीक है। अब देखे ना कि वहां पर 1 लाख बोरी गंदम पड़ी हुई थी, तो वो जारी जो है वो सरकार ने जब्त कर ली, और सरकार जब्त करके क्या करेगी, उसको बेच देगी। अब उसने, अब इतने सारे पैसे सरकार के पास, पीरा के पास आएंगे, तो उसमें से 5 10 हजार 20 हजार लाख 2 लाख रुपए अगर वो उसको एज ए रिवॉर्ड भी दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रॉम द फंड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड मे बी इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन बाय द अथॉरिटी, और अथॉरिटी उसको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दे सकती है, ठीक है, अथॉरिटी उसको रिवॉर्ड भी देगी, यानी कैश रिवॉर्ड, और सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट इफ मोर देन वन पर्सन मेड द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर फॉर द सेम वायलेशन। अगर एक चीज के लिए, एक वायलेशन के लिए 2 लोगों ने आके बताया, और वो दोनों कहते हैं जी हमने बताया हमने बताया, और वो कहते हैं कि जी हमें भी इनाम मिलना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, तो रिवॉर्ड शेल बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप इक्वली उनमें डिवाइड कर देंगे, इक्वली या इक्विटेबली, ठीक है, तो जिसने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक भी आप उसको डिवाइड कर सकते हैं अमंग सच पर्सन बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक, एज डिटर्मिन्ड एंड डीम्ड फिट बाय द अथॉरिटी, जो कि अथॉरिटी बेहतर समझेगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो रिवॉर्ड फॉर एनी विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर शैल बी मेड परमिटेड इफ, उसने कहा है कि कोई भी डिस्क्लोजर के ऊपर अवार्ड नहीं दिया जाएगा अगर द डिस्क्लोजर इज ऑफ नो वैल्यू। उसने कहा कि जी फलां जगह पे 1 लाख बोरी पड़ी है, जब पीला की फोर्स पहुंची तो पता लगा कि वहां तो एक बोरी भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है, और किसी ने अपने घर के लिए 5 10 बोरियां रखी हुई हैं। द इन्फॉर्मेशन इन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इज ऑलरेडी विद इन द नॉलेज ऑफ द अथॉरिटी आर बोर्ड एम्प्लॉय, या फिर वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके नॉलेज में मौजूद है,
आपको पता है कि फलां जगह के ऊपर आपने छापा मारना है, एक शख्स भागा भागा है, उसने कहा कि जी मुझे पता है फलां जगह के ऊपर जो है ना वो गोलियां पड़ी हुई हैं, तो आप कहेंगे कि भाई छोड़ दें, हमें खुद पता है ये फलां जगह जो है वो हम उधर ही हम तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। द इंफॉर्मेशन इन द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर इज अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड, या फिर वो कोई जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो पब्लिक रिकॉर्ड का ऑलरेडी हिस्सा है, ठीक है, तो वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो फिर भाईजान आप जो है वो उसको कैसे रिवॉर्ड दे सकते हैं, ठीक है। यानी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ऑलरेडी वो चीज लिखी हुई है और वो जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको कोई रिवॉर्ड नहीं देंगे। उसके बाद नो कलेक्शन और रिकवरी इज मेड फ्रॉम द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर, जहां पे भी उसने डिस्क्लोजर के लिए जो कंप्लेन की थी आप वहां पहुंचे, पता लगा कि वहां से उन्होंने माल कहीं और शिफ्ट कर लिया, आपके हाथ कुछ भी नहीं आया, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप क्या करेंगे, आप उसको कुछ भी रिवॉर्ड या सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देंगे। हो सकता है सर्टिफिकेट दे दें लेकिन रिवॉर्ड शिवॉर्ड उसको नहीं मिलेगा। अच्छा, फर्दर इसने कुछ एक्सप्लेनेशन की है इसी सेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन अ पर्सन मेकिंग द विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर मींस अ नेचुरल पर्सन। अब जो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर है वो एक नेचुरल पर्सन करेगा, ताकि अगर उसने गलत डिस्क्लोजर किया है तो कल उससे पूछा भी जाए कि भाई साहब आपने क्या कर दिया। तो कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी के नाम से कोई डिस्क्लोजर कर दे, कोई ऐसे जाली कंपनी बनाए और उसके नाम से डिस्क्लोजर कर दे, कल को पता लगे वो कंपनी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर जो है वो किसी पर्सन की तरफ से होगा और उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी अटैच होगी। अ पर्सन हु इज फाउंड टू हैव मेड अ फॉल्स फ्रिवलस और वेगेशियस विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर subject of being provided the opportunity of being heard shall be liable to the imprisonment which may extend up to 1 year or with fine which may extend to the rupees 100,000 or the both। अगर एक शख्स जो है उसने फॉल्स यानी गलत, फ्रिवलस यानी कि फजूल, और विगेशियस, विगेशियस का मतलब है किसी को डराने धमकाने के लिए, ठीक है, किसी को सताने के लिए, आप जो है तंग करने के लिए भी लोग एप्लीकेशन दे देते हैं ना, तो अगर ऐसी किसी ने एप्लीकेशन दिया, शिकायत लगाई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि आप 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट उसको हो सकती है, अप टू 1 ईयर, यानी कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने वगैरह भी हो सकता है, और उसको 100,000 यानी 1 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। 1 लाख का जुर्माना और 1 साल की सजा, या फिर ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ने विसल ब्लोअर बनना है, अगर आप अफसर बन जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने विसल ब्लोअर बनना है, आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर विसल ब्लोअर बनेंगे, मेहनत कर लेंगे तो एसडीओ बन जाएंगे। तो विसल ब्लोअर भी अगर आपने बनना है तो बच्चों सोच समझ के शिकायत लगानी है, वरना ये काम उल्टा भी हो सकता है। अब सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन मेकिंग विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। अब ये तो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर तो उस बंदे ने कर दिया, और वो किसी ऐसे शख्स के बारे में किया जो कि बड़ा बासर आदमी था, उसने जो भी चीजें वहां पर रखी हुई थी, जो भी उसने जखीरा अंदोजी की हुई थी वो भी पकड़ी गई, ठीक है, सामान जो है वो पकड़ा गया। अब वो क्या होगा, वो शख्स आपका दुश्मन बन गया, किसी ना किसी तरह से उसको पता लग गया, तो ऐसी सूरत में उसकी प्रोटेक्शन कैसे होगी? द आइडेंटिटी ऑफ द, अब सब सेक्शन 1 क्या कहता है? द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन making the whistleblower disclosure not being false, frivolous or vexatious disclosure shall not be disclosed even after the conclusion of the proceeding। कहते हैं अगर किसी शख्स ने जो विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर दिया है तो आप क्या करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को जाहिर नहीं करेंगे, इवन कि अगर उसकी प्रोसीडिंग खत्म भी हो गई है तो भी आप नहीं बताएंगे, आप कहेंगे कि यार अब तो प्रोसीडिंग खत्म हो गई, साल गुजर गया, बता देते हैं, ऐसा नहीं है, आप उनकी उसकी आइडेंटिटी जाहिर नहीं करेंगे, एक्सेप्ट विद द रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन, विद द रिटन कंसेंट ऑफ सच पर्सन। लेकिन अगर वो उसकी रिटन कंसेंट मौजूद है कि भाई मेरे बारे में बता दें, कोई मसला नहीं है, तो फिर वो बताया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। एंड एनी अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सच पर्सन शेल अट्रैक्ट अ फाइन और पेनल्टी एज मे बी डिस्क्राइब्ड। लेकिन अगर कोई जो है वो उसकी अनऑथराइज यानी कि उससे पूछे बगैर उसकी आइडेंटिटी बता देता है दूसरी पार्टी को कि भाई आपकी शिकायत जो है ना फलां बंदे ने लगाई थी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि उस ऑफिसर को या उस एम्प्लॉय को या उस शख्स को जो है वो क्या किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा, फाइन किया जाएगा, या कोई और पेनल्टी लगाई जाएगी। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी बोर्ड और ऑफ हिज ओन मोशन द हियरिंग ऑफिसर इन consultation with the person making the whistleblower disclosure take any measure of the protection of such person for such duration and such manner as may be prescribed। वो कहता है कि अथॉरिटी की डायरेक्शन पे, ठीक है, बोर्ड की डायरेक्शन पे, अथॉरिटी से मुराद हेड ऑफिस में जो अथॉरिटी है, सही है, और वहां पे जिसमें सारे डीजी वगैरह शामिल हैं, डीजी है, सीएम है, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, या डिस्ट्रिक्ट का जो बोर्ड है उसकी, या फिर वो खुद से और ऑफिस ओन मोशन, ये जो हेयरिंग ऑफिसर है खुद भी अगर वो समझता है कि इस शख्स की जान को खतरा है, तो वो क्या करेगा, उस शख्स से मशवरा करके उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देगा, गार्ड्स वगैरह तैनात कर देगा उसके पास, ताकि कोई इसको नुकसान ना पहुंचाए। अगर उसको किसी ने नुकसान पहुंचा दिया तो जारी बात है कल को पीरा के लिए कोई भी शख्स जो है वो विसल ब्लो नहीं करेगा। अब सेक्शन 60 क्या कहता है? बल्कि सेक्शन 61 है, पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज।
पब्लिक की भी जिम्मेदारी है कि वो इसके अथॉरिटी और उसके एम्प्लॉयज को असिस्ट करें। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉयज बाय ए टेकिंग एंड प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, यानी अगर कोई शख्स भाग रहा है, ठीक है, और पीरा वाले उसको पकड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जो इलाके के लोग हैं उसको भगाने में हेल्प करेंगे, बल्कि वो भी उसको पकड़ने में जो है वो हेल्प करेंगे। जैसे आपने देखा होगा अक्सर कि कोई शख्स चोरी करके भाग रहा होता है तो लोग पीछे से आवाज देते हैं, पकड़ो पकड़ो, चोर है चोर है चोर है, पकड़ो इसको। तो जो आगे वाले लोग हैं वो भी उसको जो है वो पकड़ लेते हैं। ठीक है, बस चोर चोर का जो है वो आपने जस्ट क्या करना है कि शोर मचाना है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर अथॉरिटी पीरा भी कोई काम कर रही है और वो किसी को पकड़ रही है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग क्या करेंगे, हेल्प करेंगे उसकी, बजाय इसके कि उसको भागने में मदद करें। प्रिवेंटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड स्केड्यूल लॉस, और वो ये भी देखेंगे कि किसी भी प्रोविजन इस एक्ट की या स्केड्यूल लॉस की किसी भी प्रोविजन को ब्रीच तो नहीं किया जा सकता, तो उसको ब्रीच होने से बचाने के लिए भी हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। अब सेक्शन 62 क्या है? पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन और ऑफ ऑफेंसेस रिक्वायरिंग एनफोर्समेंट बाय द अथॉरिटी। कहता है कि पब्लिक जो है वो इंफॉर्मेशन देगी अगर उनके इर्द गिर्द कोई ऑफेंस हो रहा है। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन और ऑफ द इंटेंशन ऑफ एनी अदर पर्सन टू कमिट एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज। कहते हैं अगर किसी शख्स को पता है कि किसी शख्स ने कोई क्राइम किया, मिसाल के तौर पे कोई जखीरा अंदोजी की हुई है, ठीक है, और घर के उसके आसपास ही मोहल्ले के अंदर ही उसने कहीं गोदाम वगैरह लेके वहां पे गंदम स्टोर की हुई है, चीनी स्टोर की या खाद स्टोर की हुई है, और किसी शख्स को पता है, तो उसके ऊपर जो है वो ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन पे जाके सबमिट करेगा, उनको बताएगा, ठीक है, या किसी इंप्लॉय को बता देगा। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? विदाउट प्रिजुडिस टू द generality of the subsection 1, the person in the area of his residence or work, as the case may be, shall given the following information to the nearest enforcement station or employee of the authority। ठीक है, तो विदाउट कहता है कि ऊपर वाले जो सेक्शन है उसको मुतासर किए बगैर, ठीक है, पर्सन इन द एरिया, अगर कोई भी शख्स जो है वो जाके इन्फॉर्मेशन किसी जगह पे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफेंडर। ठीक है, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऑफेंडर है, उसकी परमानेंट रेजिडेंस है या टेम्परेरी रेजिडेंस है, ठीक है, कोई उसने जुर्म किया है, वो आपके इर्द गिर्द रहता है, तो आप उसके बारे में क्या ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? एनी मैटर लाइकली टू अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ द सप्लाईज, कोई भी ऐसा मैटर है जो कि सप्लाईज एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग असेंशियल कमोडिटीज, कोई ऐसा काम है जिसकी वजह से असेंशियल कमोडिटीज की जो सप्लाई है और उसकी सर्विसेज है वो बंद हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपके इर्द गिर्द आजकल है गंदम सस्ती है, उसने क्या किया कि गंदम स्टोर करना शुरू कर दी, ठीक है, इलाके के जो घर हैं वो किराए पे खाली करा के, और उसने गंदम वहां पर स्टोर करना शुरू कर दी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है कि आप क्या करेंगे कि उसकी फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और द सेफ्टी ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, या फिर स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसकी सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या करेंगे, जनरल पब्लिक के ऊपर जो है वो ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लाजमी पीरा को इन्फॉर्म करेंगे। एनी अदर मैटर एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी, या इसके अलावा कोई भी और मैटर जो कि अथॉरिटी वक्तन फोक्तन नोटिफाई करेगी। अवाम की ये जिम्मेदारी है कि वो इदारे का जो है वो लाजमी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जारी बात है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका मुल्क जो है वो सही तरह से काम करेगा, अदरवाइज जो है वो लोग आपकी जमीनों पे कब्जे कर लेंगे। लोकल हेडमैन एंड चौकीदार टू असिस्ट, जो लोकल हेडमैन है, हेडमैन कहते हैं नंबरदार को, ये गांव वगैरह में होते हैं, या चौकीदार होता है सरकारी, तो वो भी असिस्ट करने का पाबंद है। लोकल हेडमैन है, चौकीदार है, और अदर विलेज ऑफिशियल्स ऑफ ईच विलेज। अदर विलेज ऑफिशियल्स कौन से हैं जी? उसके अंदर जो है वो नंबरदार के बाद आ जाता है कानून गो, ठीक है, उसके बाद आ जाता है गिरदावर, के बाद उससे पहले आ जाता है कानून गो के बाद जो है वो कौन है? पटवारी, पटवारी, पटवारी के बाद गिरदावर, गिरदावर के बाद जो है वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, ठीक है जी। और ऑफ ईच विलेज, कोई भी विलेज है, कोई देह है, कोई मौजा है, ठीक है, देह जो है वो भी एक छोटी इकाई होती है, विलेज से छोटी इकाई है, मौजा उससे भी छोटी इकाई है। देह जैसे हम कहते हैं ना देही इलाके, ठीक है, देही इलाके देह है जहाँ पर, तो विलेज जो है वो एक छोटी इकाई होती है, जैसे शहर होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, तहसील होती है, तहसील के बाद विलेज होते हैं, विलेज से छोटे देह होते हैं, और देह से छोटे मौजे होते हैं। एज द केस मे बी अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स shall assist the authority and its employees with all means and shall provide required information to them। तो उसने कहा है कि यहाँ पर ये जो रेवेन्यू स्टाफ होता है या नंबरदार चौकीदार वगैरह हैं गांव के अंदर जो रखे होते हैं आमतौर पर सरकारी, तो इनकी भी जिम्मेदारी है कि ये पीरा के साथ ताउन करें, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें। अच्छा, अब इसके बाद क्या है जी? सबसेक्शन 2 है, ये कहता है कि जी लोकल हेडमैन, चौकीदार और अदर विलेज ऑफिशियल्स ऑफ ईच विलेज दे और मोजा अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स shall report in writing all offences under the act or the schedule laws to the nearest enforcement station at earliest। कहता है कि वो क्या करें, चौकीदार है,
ठीक है, नंबरदार है, हेडमैन वगैरह। तो अगर उसमें कोई भी गलत काम हो रहा है, ठीक है, कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो गलत हो रही है, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है, किसी भी एक्ट को, पीरा एक्ट या उसके जो कैजुअल लॉज हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन पे जाएंगे। जैसे हम पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो बताते हैं, इसी तरह इन्फोर्समेंट स्टेशन पे जाके जो है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो और उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अभी बच्चों ये चैप्टर नंबर 15 था। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 जो है वो किससे रिलेटेड है? ये कॉस्ट, रिवॉर्ड्स और रिफंड से रिलेटेड है। कॉस्ट, रिवॉर्ड एंड रिफंड। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, अगर आप कहीं इन्फोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो जारी बात है उस पर कॉस्ट भी आती है। तो जो कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो क्या होगी? मिसाल के तौर पे आप क्रेन लेके गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गए हैं, मजदूर लेके गए हैं, वहां पे आपने सामान उठाना है, चीजें उठानी है, ठीक है, तो उसकी एक इन्फोर्समेंट कॉस्ट है। तो वो आप किससे भरवाएंगे? वो आप ऑफेंडर से ही जो है वो चार्ज करेंगे। तो क्या है जी, सेक्शन सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द इन्फोर्समेंट ऑफिसर मे सेंड अ रिपोर्ट टू द हियरिंग ऑफिसर थ्रू सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो एक रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? हियरिंग ऑफिसर को, यानी एचओ को। सही है, कौन है जी? एनफोर्समेंट ऑफिसर, ईओ सेंड करेगा एचओ को, लेकिन डायरेक्ट नहीं सेंड करेगा, किसके जरूर सेंड करेगा? एसडीओ को, ठीक है, तो उसको बाईपास नहीं करेगा। और उसमें वो क्या होगा? स्टेटिंग देयर इन द कॉस्ट इनकर्ड, कि वो उसमें बताएगा कि जी इतनी कॉस्ट लगी है, तो आपने जो बंदा हियरिंग के लिए आपके पास आ रहा है ना, आपने उसे कहना कि ये जमा करवाए। फॉर द रीजन फॉर द अकरिंग ऑफ द सेम और द इन्फोर्समेंट पर्पस अंडर द एक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि इन्फोर्समेंट पर्पस के लिए जारी बात है फ्री में चीजें नहीं होती हैं। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? द सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर शैल सर्टिफाई द कॉस्ट, वो सर्टिफाई करेगा, उस पर साइन करेगा कि ये बिल्कुल जो है वो करेक्ट है और इसमें किसी किस्म की जो है वो कमी ज्यादती नहीं की गई। और उसके बाद वो क्या करेगा? एचओ को सबमिट कर देगा। सब सेक्शन 3 में क्या है? द हियरिंग ऑफिसर अप्रूव द कॉस्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द ऑफेंडर एंड आफ्टर perusal ऑफ द रिसीट्स प्रेजेंटेड फॉर सच हियरिंग ऑफिसर। ठीक है, हियरिंग ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? कॉस्ट को अप्रूव कर देगा, गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द ऑफेंडर, और फिर ऑफेंडर को बुलाएगा और उसे कहेगा कि भाईजान आप जरा आए और इसको चेक करें और ये बताएं कि ये जो कॉस्ट है ये सही है या नहीं है, और अगर सही है तो फिर इसको बराए मेहरबानी पे करें। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट शेल बी रिकवर्ड फ्रॉम द ऑफेंडर बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर। एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? वो सारी की सारी कॉस्ट जो है, जितनी भी आई है कॉस्ट, उसका घर गिराने पे, जो उसने इलीगल बिल्डिंग बनाई थी वो उसको गिराने के ऊपर, वो सारी उससे वसूल करेगा। सबसेक्शन 5 क्या है? इन केस द ऑफेंडर डज नॉट पे द कॉस्ट, अगर वो कॉस्ट पे नहीं करता तो फिर वो क्या करेगा? उसकी जो चीजें हैं वो ऑक्शन कर देगा। मिसाल के तौर पे वहां से ईंटें उठाई हैं, उसने टीयर गार्डर उठाए हैं, दरवाजे उठाए, खिड़कियां उठाई हैं, वो सारी क्या करेगा? वो उनको ऑक्शन कर देगा, नीलामी करके सेल कर देगा। कन्फिस्केटेड का मतलब किया हुआ जब्त करदा माल, जब्त किया हुआ माल। ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब है सामान, और अगर कोई भी है, अगर कॉस्ट जो है वो फिर रहती है तो वो फिर ऑफेंडर से लेगा। ऑफेंडर नहीं देता तो वो क्या करेगा? एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। बट जो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है ना, ये बड़ी खतरनाक। इसमें क्या होता है कि इसमें वो आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपके नाम है, ठीक है, कोई दुकान है, कोई मकान है, उसको क्या करेगा? सेल कर देगा, ठीक है, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, और उससे क्या करेगा? अपनी कॉस्ट को रिकवर करेगा। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? नेक्स्ट है जी सेक्शन 65, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे गेट द इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। उसने कहा जो इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट है, जारी बात है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो बार बार जा रहा है, कभी किसी से मिल रहा है, कभी किसी से मिल रहा है, लोगों की स्टेटमेंट्स ले रहा है, तो जारी बात है उसको फ्यूल की भी जरूरत है, उसको टाइम भी लगता है। उसने कहीं दूसरे शहर गया तो वहां पर उसको जो है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी पड़ी है, खाना भी खाया उसने, नाइट स्टे भी किया है, तो ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो भी किससे जो है वो पूरी की जाएगी? ऑफेंडर से। ठीक है, तो लेकिन वो किस तरह से की जाएगी? वो मैटर जो है वो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, कहाँ पे? रूल्स में या रेगुलेशंस के अंदर। नंबर 66 देखें, ये सेक्शन 66 है, रिवॉर्ड फॉर द एनी एम्प्लॉय मे बी गिवन रिवॉर्ड इन एनी फॉर्म और ऑन हिज मेरिटोरियस सर्विस और अचीवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कहते हैं लोगों को जो है वो रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है, अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करता है, कोई मेरिटोरियस परफॉर्मेंस होती है किसी की, तो उसको रिवॉर्ड दिया जा सकता है। अ कॉम्पनसेशन अमाउंट में ऑल्सो बी सैंक्शनड इन द फेवर ऑफ द एम्प्लॉय इन केस ऑफ एनी लॉस ऑफ हिज हेल्थ और लाइफ व्हाइल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर वो कोई जख्मी हो जाता है, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट करते हुए हेल्थ उसकी मुतासर हो जाती है, या फिर वो बेचारे उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको कॉम्पनसेशन जो है वो भी लाजमी प्रोवाइड की जाएगी। लॉ ने जो है वो क्या किया? प्रोविजन इसमें रख दी है। अच्छा, रिफंड ऑफ फाइन नेक्स्ट है सेक्शन 67, रिफंड ऑफ फाइन। रिफंड ऑफ फाइन का मतलब क्या है? कि फाइन की वापसी। अगर कहीं गलत फाइन हो गया है, ठीक है, और उसने जाके हेयरिंग ऑफिसर के पास जाके अपील कर दी और उसने कहा कि वाकई आपको फाइन तो गलत हुआ है, तो ऐसी सूरत में फाइन वापस भी करना पड़ेगा। ऑन सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन और एन अपील एज द केस में भी। सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? वो शख्स एचओ के पास चला गया,
और अपील किसके पास करनी है, उसने कमिश्नर के पास, ठीक है। तो कमिश्नर के पास उसने अपील की या एचओ के साथ पास जो जो वो पेश हुआ था, प्रेजेंट हुआ था, वहीं से उसको फैसला हो गया कि जो फाइन है ये गलत हुआ है, फाइन क्या हुआ है, गलत हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फाइन वापस करना पड़ेगा। शेल रिफंड द फाइन डिपॉजिटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। इसका भी तरीकाकार जो है वो बाद में वजह किया जाएगा कि फाइन अगर एक दफा पीरा फंड के अंदर जमा हो गया, पीरा के सेंट्रल अकाउंट में जमा हो गया, तो वहां से वापस कैसे आएगा, कौन कौन उसके सिग्नेटरी होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 68, रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी जो है उसका रेंट भी, जारी बात है अगर कोई शख्स है उसने स्टेट की प्रॉपर्टी के ऊपर क्या किया, दुकान बना ली और उसको जो है वो कई साल तक चलाता रहा, ईयर्स एंड ईयर्स उसको चलाता रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, उससे इसका रेंट जो है वो लाजमी रिकवर करवाया जाएगा। बिसाइड्स अदर कॉस्ट ऑफ द पेनल्टी, rent shall also be decided by the hearing officer against the illegal occupier on the report submitted by the subdivisional enforcement officer, provided that the rate of such rent shall be applicable as may be prescribed from time to time। ठीक है, तो वहां पर जो रेट प्रिस्क्राइब्ड है, जो वहां पर तयशुदा रेट है, उसके मुताबिक क्या करेगा वो सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर ने जो डाटा उसको रिपोर्ट वगैरह प्रोवाइड किया ना कि सर ये पिछले 10 साल से यहाँ पे बैठा है, तो उस 10 साल का जो है वो उससे रेंट लिया जाएगा। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 68 सबसेक्शन 2, द रेंट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम इलीगल ऑक्युपायर बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर। कौन रिकवर करवाएगा जी, एनफोर्समेंट ऑफिसर। इन्फोर्समेंट के काम जो है ना, लॉ को जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने के काम वो बच्चों ईओ के पास है, ठीक है, ईओ ही करवाएगा। और नंबर 3 सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इफ द रेंट और कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अगर रेंट जो है वो फिर अगर वो नहीं देता, वो कहता है मेरे पास है ही नहीं, तो ऐसे तो इसको क्या करेंगे आप, एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे उससे रिकवर कर लेंगे। एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू बच्चों फिर अगेन मैंने बताया कि बड़ा खतरनाक काम है कि आप क्या करेंगे, उसकी लैंड जो है उसको सेल आउट करेंगे, ठीक है, ऑक्शन करेंगे, उससे जो है वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर लेंगे। कॉस्ट क्या थी आपकी, वो रेंट था जो इतने इतने अरसे का पे नहीं किया, और बाकी अगर कोई रिमेनिंग पैसे बच जाते हैं तो वो क्या करेंगे, वो ऑफेंडर को दे देंगे, वो आपने खुद अपने पास नहीं रख लेने बल्कि ऑफेंडर को दे देने। आई होप कि आपको जो है वो ये सेक्शन आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो टोटल जो है वो हमने 16 सेक्शन पढ़ लिए हैं, 17 और 18 दो सेक्शन आपके रह गए हैं। लेट मी सी के ये सेक्शन जो है वो कितने बड़े बड़े हैं, वैसे छोटे छोटे सेक्शन हैं। आई थिंक कि आज हम इसको कर सकते हैं, मिसलेनियस वाला भी है, चलेंगे थोड़े से दो सेक्शन है लास्ट दो सेक्शन है, तो इनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इन लेक्चर से रिलेटेड जो है अपना फीडबैक हमें जरूर बताइएगा, और इसके बाद जो है वो हम किस लॉ को स्टार्ट करें ये भी हमें बताइएगा, ठीक है। तो आखिरी जो दो चैप्टर्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपका पीरा एक्ट 2024 का आखिरी लेक्चर होगा। आई होप कि हमने बड़ी कोशिश किया कि पीरा एक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। इस कोशिश में हम किस हद तक कामयाब हुए ये आप लोगों ने हमें बताना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।